हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दिसंबर 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके 4 मेजर टॉपिक पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी और साथ ही साथ सिक्योरिटी के टॉपिक को कंप्लीट किया। मतलब कि इसके 4 मेजर टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। इसके संदर्भ में कंप्लीट किया जा रहा है। यह जो मैगजीन है आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 ये आ गया है। टोटल 12 महीने का मैगजीन इसमें कवर अप है। इसके साथ ही आने वाला एग्ज़ाम जैसे आपका 26 मई का है, तो आपको जब पढ़ना पड़ेगा मैगजीन, तो जनवरी 2023 के करंट अफेयर से आपको अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में आपको सेक्शन वाइज ए सीरीज प्रोवाइड की गई है कि आप प्रत्येक सेक्शन, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा तो आप स्टैटिक के साथ अपना करंट अफेयर का पोर्शन कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी पढ़ा तो इकोनॉमी का भी। तो इस तरीके से आपका 45 से 1 घंटे के बीच में, 45 मिनट या 1 घंटे के बीच में आपका 1 मंथ का करंट अफेयर कवर होता है। तो आप पहले भी वीडियो देखते होंगे या फिर आपने किया होगा तो की पॉइंट वाइज नोट्स बनाया होगा। तो अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं, तो आप एक की पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के टाइम पे आपको काफ़ी मददगार रहेगा। क्योंकि अभी तक तो देखते रहे होंगे, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो उसके 1-2 दिन पहले कुछ दिन रिवीजन के लिए आपको कुछ नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिससे आपका रिवीजन बेहतर हो और आपको कोई चीज़ भूले ना। तो उस बेसिस पे आप की पॉइंट वाइज नोट्स भी बना सकते हैं। फिर आपका PT 365 आएगा, उसको पढ़ोगे तो और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक को मिला के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वह है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के संदर्भ में हम पहले इसके टॉपिक, मेजर टॉपिक को जान लेते हैं। पहला तो आता है COP28, दूसरा आता है COP28 में भारत, तीसरा आता है पहले, चौथा आता है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, क्षति और हानि, पहला ग्लोबल स्टॉक टेक, भारतीय पारंपरिक पद्धति और पर्यावरण परिवर्तन, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था रोड मैप, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, हिंदू को हिमालय, क्लाइमेट इंजीनियर, युद्धजनित पर्यावरणीय क्षति, भारत में भूजल, ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023, संक्षिप्त सुर्खियां होती हैं। इसमें भारत का आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान है। दूसरा आता है कि भारत ने मॉन्ट्रियल लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तीसरा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष मनाया गया है। इम्पेंसन्स करू पूसामी, नमादाफा, फ्लाइंग स्क्रल, डायल, वर्टिकल माइग्रेशन, ट्रॉपिकलाइजेशन, संधारणीय समृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट 2011-12, 2011 से 20 की रिपोर्ट, संपीड़ित बायोगैस के लिए अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा, एशियाई विकास बैंक ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत को ऋण दिया, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, एनोर क्षेत्र में तेल का रिसाव, रेड होल माइनिंग, मुल्ला पेरियर बांध, इसके संदर्भ में ये प्रमुख मेजर टॉपिक रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक से अपने मेजर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है COP28। COP28 आखिर सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों ने सम्मेलन का 28वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया। चलिए तो सबसे पहले ये सत्र आयोजित किया गया, उसके प्रमुख बिंदुओं COP28 को जानने के पहले नंबर पर आप जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में। जो कन्वेंशन के द्वारा यह अब जो पक्षकारों सम्मेलन है वह आयोजित किया गया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी उत्पत्ति UNFCCC 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। इस संधि को 1994 में लगभग सार्वभौमिक सदस्यता के साथ औपचारिक रूप से लागू किया गया था, जिसमें 198 देशों की इस कन्वेंशन में पुष्टि की और इनमें इन सदस्य कन्वेंशन के पक्षकारों का कहा जाता है। इसका उद्देश्य जो है वह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को संतुलित करना और जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका COP28 के बारे में कि COP हर वर्ष आयोजित किया जाता है। COP ऐसा कोई वर्ष नहीं है, जब से इसका गठन हुआ है तब से वह हर वर्ष जारी किया जाता है।
कॉप सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीके पर चर्चा की गई। कॉप बैठकों पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की समीक्षा करना होता है। इस दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सम्मेलन का 18वां सत्र और पेरिस समझौते के पक्षकारों का 5वां सत्र आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूएई कंसेंसस नामक समझौते को भी अपनाया गया है। इसके संदर्भ में प्रमुख मेजर पॉइंट आते हैं। अब आता है COP 28 के प्रमुख आउटकम के बारे में, जिसके प्रमुख स्तंभ और प्रमुख आउटकम के बारे में देखा जाए तो यह उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजैक्शन में तेजी लाना है। यह वैश्विक नवीनीकरण और ऊर्जा दक्षता प्लेज का शुभारंभ किया गया है। COP 28 में ग्लोबल कूलेज प्लेज के तहत 2050 तक 2022 की तुलना में वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कूलिंग से संबंधित उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया गया है। इसके संदर्भ में दूसरा आता है जलवायु वित्त जुटाने के संदर्भ में कि जलवायु वित्त पहल के लिए हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के लिए 83.9 बिलियन डॉलर जुटाया गया। सुभेद्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की मदद में हानि और क्षति कोष का क्रियान्वयन किया गया है। वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क के घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका लोगों, उनके जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में कि शर्म एल शेख एडेप्टेशन एजेंडा का पहली क्रियान्वयन रिपोर्ट जारी की गई है। COP 28 कृषि, खाद्य और जलवायु पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। COP 28 जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात के घोषणा पत्र जारी किया गया। COP 28 जलवायु राहत, पुनरुद्धार और शांति में संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को अपनाया गया है। यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2 में उल्लेखित वैश्विक तापमान को सीमित रखने संबंधी लक्ष्य के संबंध में दीर्घकालिक अनुकूलन प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन या वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7.1 के तहत एक सामूहिक प्रतिबद्धता है, जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रति विश्व की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, सहनशीलता एवं रेजिलियंस को प्रस्तुत करना है और सुभेद्यता को कम करना है। पूरी समावेशिता के लिए हर पक्ष को शामिल करना कि COP 28 जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजेक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। COP प्रेसिडेंसी और युवा हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को दूर करने के लिए युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति भी की जाएगी। चलिए तो जानते हैं COP 28 में जारी की गई प्रमुख पहलों के बारे में, प्रमुख रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट के संदर्भ में पहली आती है जलवायु वित्त पर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस द्वारा जारी की गई। COP 26 में IHLEG का गठन किया गया या UNFCCC की पेरिस समझौते के निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत विकल्प तैयार करने, सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। यह वैश्विक जलवायु वित्त के लिए प्रतिबद्ध राशि पिछले दशक के दौरान बढ़कर 3 गुना अधिक हो गई है। हालांकि यह आवश्यक राशि की तुलना में अभी भी बहुत कम है। जलवायु वित्त का प्रवाह विकसित देशों और चीन में केंद्रित है। इसका उपयोग अनुकूलन की बजाय समन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है। ANI ऑन मीथेन के बारे में कि इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इस रिपोर्ट के जरिए नीति निर्माताओं को मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने, उसकी निगरानी करने के लिए कार्यवाही की एक रूपरेखा प्रदान की जाती है। इससे वे मीथेन के शमन के लिए एक लक्षित और महत्वाकांक्षी उपायों की योजना बनाने में सक्षम हो पाते हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है COP 28 के बाद मौजूद मुद्दे के बारे में, जिसमें पहला आता है वैश्विक कार्बन बाजार संबंधी नियम के बारे में कि देशों के मध्य वैश्विक कार्बन संबंधी बाजार की सहमति नहीं बन पाई है। इस संबंध में USA द्वारा प्रस्तावित नियम विनिमय को यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। गैर कोयला जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया गया है। सीमित जलवायु वित्त के संदर्भ में यह COP 28 में विकासशील देशों के ऋण के संकट के कारण घटती राजकोषीय क्षमता का विश्वसनीय समाधान प्रदान करने में भी विफल रहा है। जलवायु वित्त का वर्तमान स्तर अनुकूलन हेतु वित्त की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के संदर्भ में क्या COP 28 कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसी समुद्री जियो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया गया है। इसमें ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में देखा जाए तो COP 28 के दौरान ऑयल एंड गैस के प्रभाव ग्रीन वॉशिंग के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
ग्रीन वॉशिंग की प्रभावी जलवायु कार्यवाही के समक्ष प्रमुख बाधा के संदर्भ में देखा गया है कि उसमें बताया गया है कि COP28 पंजीकृत कई डेलीगेट्स आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे पेट्रोकेमिकल, खनन और बीफ प्रोडक्शन आदि से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में कंपनियों और सरकारों की ओर से नेट जीरो प्रतिबद्धताओं के साथ वृद्धि के साथ संबंध से जुड़े टारगेट की संख्या बढ़ रही है। उत्सर्जन कटौती संबंधी दावों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए उपयुक्त मानदंड, सुसंगत मानकों का अभाव और इसके चलते भ्रामक जानकारी और सत्यापित दावों के आधार पर गतिविधियों की जलवायु अनुकूल के रूप में दर्शाने पर प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के संदर्भ में प्रगति और विकास के संदर्भ में जानबूझकर गलत तथ्य पेश करने को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है और इससे विश्व को और अधिक आपदा का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसी कंपनियों और संस्थाओं में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बावजूद पुरस्कृत भी किया जाता है। आगे की राय में देखा जाए तो जलवायु वित्त के स्तर को बढ़ाना, दूसरा आउटकम को ठोस कदम उठाना, एहतियाती सिद्धांत का पालन करना और क्षमता निर्माण के संदर्भ में इसकी आगे की राय होती है। अब आता है COP28 में भारत के बारे में कि भारतीय प्रधानमंत्री ने COP28 में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया है और विकासशील देशों को जल्द से जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराए जाने पर आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसकी भूमिका और विवरण के संदर्भ में देखा जाए तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन को संयुक्त रूप से शुरू किया गया। यह जो है वह निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला आता है समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन, दूसरा आता है निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण, तीसरा आता है विकसित देशों की उभरती अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और चौथा आता है कि लीड IT के प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में की गई थी। COP28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, संयुक्त रूप से मेजबानी की है। उसके बारे में जानें कि यह ग्रीन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य समुदाय, निजी उद्योग और व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यवाही जैसे वनीकरण, जल संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है कि इसके संदर्भ में भारत ने COP28 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनरुद्धार और वृक्षारोपण से वृद्धि संबंधी प्रयासों में तेजी लाना है, जिसकी शुरुआत COP27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा की गई, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। COP28 में भारत ने अपनी उपलब्धियों को बताया, जिसमें 2005 से 2019 में GDP के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता को 33% कर दिया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत उत्पादन का भारत का लक्ष्य रखा है और इसमें भारत ने लक्ष्य निर्धारित करने पर 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच भारत ने लगभग 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें लगभग 80% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से यह संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस ने शुरू किया हुआ है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पज पर हस्ताक्षर किए और इस साझेदारी में GRCA की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्तमान रिवर सिटी अलायंस ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क सहित अलग अलग देशों में 267 शहरों में सदस्यता प्राप्त की है। भारत के RCA की तर्ज पर गठित GRCA की सचिवालयी भूमिका के निम्नलिखित संस्थानों को सौंपा गया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के तहत NMCG, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान और NMCG 2021 में RCA को गठित किया गया है और यह MOJS MOHUA की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य नदी के किनारे बसे शहरों और नदी केंद्रित संधारणीय विकास को ध्यान केंद्रित करना है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है COP28 से जुड़ी भारत की चिंताओं के संदर्भ में। जैसी पहली आती है कि स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार, कि इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों के चलते होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया है। यह घोषणा पत्र स्वास्थ्य क्षेत्रों में कूलिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को अंकुश लगाने का प्रावधान करता है और भारत ने इस संदर्भ के चलते यह चिंता व्यक्त की है कि इसके चलते चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। समानता और न्याय में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु पारता और समानता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें भारत ने कहा है कि विकसित देशों को वैश्विक जलवायु कार्यवाही की कमान संभालनी चाहिए। कोयले के उपयोग के चरणबद्ध कटौती के संदर्भ में देखा जाए तो यह कटौती केवल कोयले के मामले में ही नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत तापीय ऊर्जा के मुख्य कोयले पर निर्भर होता है। आगे की राय में देखा जाए तो यह ग्लोबल साउथ के मुद्दे को महत्व देता है। साथ ही साथ यह
जलवायु कार्यवाही के माध्यम से नेतृत्व करना भी होता है। संधारणीय खपत के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि लाइफ अभियान में इसके अंतर्गत जीवन शैली को ध्यान केंद्रित करने के बारे में भी कहा गया। निष्कर्ष के तौर पे कहा जाए तो कुल मिलाकर COP28 में भारत ने सक्रिय भारत की जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में एक प्रभावशाली प्रतिभागी के रूप में स्थापित किया है। यह भारत में सहयोगात्मक, नवोन्मेषी, स्थायी समाधान, नई समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है आपकी पहलों के बारे में। पहले देख लेते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है और इसकी क्या विशेषता है। पहली आती है वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल। यह भारत द्वारा लॉन्च की गई है और यह ग्रीन क्रेडिट के वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल आपसी संबंध, सहयोग और नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। दूसरा आता है हानि और क्षति कोष के बारे में, लॉस एंड डैमेज सिस्टम के बारे में, कि पहली बार COP27 के दौरान इसकी घोषणा की गई और COP28 के दौरान इसे शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन के ऐसे जोखिमों को उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों में हानि और क्षति को कहा जाता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है, और इन जोखिमों को समुद्र के स्तर पर वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाले हीट वेव, प्रजातियों की विलुप्ति, फसलों की खराब उपज आदि शामिल होता है। LND कोष का उद्देश्य ऐसे मुआवजों का देना है जो पहले ही जलवायु परिवर्तन की सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में, जो कि COP28 के पहले ग्लोबल स्टॉक टेक को अपनाया गया है। वैश्विक नवीनीकरण एवं ऊर्जा दक्षता प्लेज के बारे में, जो कि COP28 के दौरान 118 देशों में इस संकल्प पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 3 गुना अर्थात 11,000 गीगाफिट करना है। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता में सुधार की औसत वार्षिक दर को दोगुना अर्थात 4% से अधिक करना है। अनअवेटेड कोयले में चलने वाले विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना। ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर के बारे में, जो कि दुनिया के 40% तेल उत्पादन के सामूहिक रूप से जिम्मेदार विश्व की 50 कंपनियों में OGDC के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त किए हुए है। OGDC वैश्विक उद्योगों के लिए एक चार्टर है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के निपटने की कार्रवाइयों में तेजी लाना है। साथ ही यह तेल और गैस के क्षेत्रों में इसमें प्रभावी तरीके से लागू करने पर एक उच्च स्तरीय प्रभावी उत्पन्न करना है। अफ्रीका हरित औद्योगिक विकेंद्रीकरण पहल के बारे में, कि अफ्रीकी नेताओं ने COP28 में यह AGII की शुरुआत की है। AGII के लक्ष्य अफ्रीका में उद्योगों के हरित विकास में तेजी लाना है, साथ ही वित्त एवं निवेश के अवसरों को आकर्षक बनाना है। G7 क्लाइमेट क्लब के संदर्भ में, कि जर्मनी और चिली के नेतृत्व में शुरू किया गया और इस क्लब में केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल हैं। क्लाइमेट एवियंस देशों का खुला सहकारी समावेशी फोरम होता है जिसका उद्देश्य पेरिस समझौते और उसके तहत लिए गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करना होता है, जिसका उद्देश्य लोगों में डिकार्बनाइजेशन का विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना तथा सदी के मध्य तक उसके आसपास वैश्विक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करना है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में। यह जो क्रेडिट है यह ग्रीन COP28 के दौरान भारत में UAE के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम की संयुक्त मेजबानी है। इस प्रोग्राम में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके बारे में देखा जाए तो यह आपसी संवाद, सहयोग, नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों, साधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें पारस्परिक कार्बन क्रेडिट के विपरीत समुदाय, निजी उद्योग और व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यवाही जैसे वनीकरण, जल को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी और अनुभवों को साझा करना है। नीति के अंतर्गत यह ग्रीन क्रेडिट संबंधी नीतिगत साधनों का आकार देना, सहायक कार्यान्वयन के लिए एक साझी मूल्य श्रृंखला बनाना, और यह पहल समुदायों, स्वयं सहायता समूह आदि को कंपनियों, कॉरपोरेट्स और अन्य हितधारकों से जोड़ेगी। ये सभी एक मार्केट प्लेस के माध्यम से GGCI में भाग ले सकते हैं, इसके संदर्भ में आता है। इस पहल के मुख्य लाभ को देखा जाए तो इसमें पहला आता है ज्ञान साझाकरण, दूसरा नवोन्मेषी समाधान, सामूहिक कार्यवाही, चौथा आता है भागीदार देश पर्यावरणीय समाधान प्रदान करने के वैश्विक नेतृत्व करने का दावा कर सकते हैं। इसमें विशेषताओं के पर नज़र डाली जाए तो इसमें पहला आता है ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, जो कि पर्यावरणीय संधारणता की दिशा में पूरी तरह डिजिटल और व्यापार योग्य साधन है। ग्रीन क्रेडिट पोर्टल के संदर्भ में देखा जाए तो यह विश्व की भावी नीतियों को तय करने के क्रम में वृक्षारोपण, पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एक रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगी, और यह एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के सिद्धांतों के भी अनुरूप होती है। निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो निसंदेह GGCI एक
पर्यावरणीय संबंधी सकारात्मक कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में वैश्विक सहभागिता, सहयोग एवं साझेदारी को सहूलियत प्रदान करेगी। यह जलवायु परिवर्तन संधारणीयता में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियमावली 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया। यह बाजार आधारित एक अभिनव तंत्र है जिसमें व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्रों, उद्योगों, कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विविध क्षेत्रों में स्वेच्छित पर्यावरणीय कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शुरुआती चरण में प्रमुख गतिविधियों जिनमें जल संरक्षण और वनीकरण को ध्यान केंद्रित किया जाना है, जिसमें शासी संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो यह संचालन समिति, प्रशासक के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद और तकनीकी समितियां इसके अंतर्गत शामिल होती है। हानि और क्षति के संदर्भ में देखा जाए तो दुबई में आयोजित COP28 में जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिक हानि और क्षति कोष के अमल में लाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेद्य देशों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के निपटने में मदद करने के लिए इस कोष का भी गठन किया गया। हानि और क्षति के संदर्भ में देखा जाए कि ये जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इनके द्वारा होने वाली क्षति स्थायी होती है। हानि एवं क्षति कोष के बारे में कि यह तरह का एक मुआवजा और मुआवजा जलवायु परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक तौर पर जिम्मेदार समृद्ध औद्योगिक देशों द्वारा उन गरीब देशों को दिया जाएगा जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से अधिक पीड़ित है। इससे विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा। इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र सचिवालय करेगा। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि सहित कई देशों ने इस कोष को धनराशि को बात कही और इस कोष का गठन सर्वप्रथम शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित COP28 के दौरान किया गया था। इस कोष में भारत का भी रुख है कि भारत इस फंड का प्रबल समर्थक रहा है। भारत ने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो विकासशील देशों के लिए LNT कोष गठित करने और उसमें केवल लघु द्वीपीय और अल्प विकसित देशों में सीमित नहीं रखने को समर्थन करता है। LNT कोष की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पहला आता है हानि और क्षति को कम करना, दूसरा आता है LND के प्रभाव से मानव जाति की रक्षा करना, तीसरा जलवायु जनित सामाजिक आर्थिक नकारात्मक प्रभावों को समाधान करना, चौथा आता है अस्तित्व संबंधी खतरे को रोकना और पांचवा आता है जलवायु न्याय सुनिश्चित करना है। इसके संदर्भ में आता है LND के मुआवजे में जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहली आती है कॉमन परिभाषा का अभाव होना। LND गतिविधियों के वर्गीकरण में देशों के बीच एक सहमत परिभाषा का अभाव होता है। दूसरा आता है डेटा उपलब्धता के संदर्भ में, इसमें LND पर व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने, रिकॉर्ड करने, रिपोर्ट के लिए डेटा की उपलब्धता तथा इससे जुड़ी प्रक्रियाएं काफ़ी निम्न स्तर पर तकनीकी क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो यह विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ वैज्ञानिक रूप से आदर्श LNT सीमित तकनीकी क्षमताएं होती हैं। अप्रत्यक्ष LNT के पैमाने को निर्धारित करने में कठिनाई होती है और गैर आर्थिक नुकसान के पैमाने में मापना मुश्किल होता है, जैसे परिवार के सदस्यों को खोना, संस्कृति और जीवन जीने के लिए विलुप्त तरीकों होना चाहिए। इसके संदर्भ में आगे की राय में देखा जाए तो पहला आता है वैश्विक सर्वसम्मति के बारे में, दूसरा लचीलापन होना, समन्वय और अनुकूलन कार्रवाई होना, जलवायु नीति में LND को शामिल करना। इसके संदर्भ में इसकी आगे की राय। चलिए तो जानते हैं कि LND के लिए वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म के बारे में कि 2013 में वार्सा पोलैंड में आयोजित COP19 में के LND के लिए WIM स्थापित की गई थी। यह जो वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित LND का समाधान करना होता है, जिसके कार्यों में देखा जाए तो यह व्यापक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों के संबंध में ज्ञान और समझ बढ़ाना है। दूसरा आता है कि LND समाधान हेतु वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के साथ कार्रवाई की सहायता को वृद्धि करना है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है पहला ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में। ग्लोबल स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सभी पक्षकारों पेरिस लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करती है। ग्लोबल स्टॉक टेक के तहत पेरिस समझौते के तहत कुल 8 कदमों का आह्वान किया गया, जिसके अंतर्गत आपके 8 कदम आते हैं। पहला आता है कि 2030 तक एक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता की वैश्विक औसत वार्षिक दर सुधार कर दुगना करना है। दूसरा आता है अनवेटेड कोयला क्षेत्र आधारित ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयास में तेजी करना है। तीसरा आता है कार्बन उत्सर्जन नहीं करने वाले, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन का उपयोग बढ़ाकर इस सदी के मध्य तक उससे पहले नेट जीरो उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना है।
ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ईंधन को अपनाने की राय में उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीका अपनाना। नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यावरण ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के संदर्भ में कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी करना। वैश्विक पर CO2 के अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी तेजी करना, कमी करना, उत्सर्जन को निरंतर कम करना। सड़क परिवहन के चलते होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करना। जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है नेक्स्ट की भारतीय पारंपरिक पद्धतियां और जलवायु परिवर्तन के बारे में, कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को देखते हुए यह धारणा जोर पकड़ रही है कि जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका है, जिसमें पहला आता है कृषि के संदर्भ में। जिसमें प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो यह जीरो बजट प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह पारंपरिक भारतीय पद्धतियों से प्रेरित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और खेती के जल के उपयोग को कम करके जलवायु परिवर्तन को सहने में किसानों की क्षमता बढ़ाती है। विविध फसली प्रणालियों में जैसे कर्नाटक के सूक्ष्म भूमि क्षेत्रों में अक्कड़ आलू पद्धति से कृषि की जाती है। ऐसी पद्धतियां हरित क्रांति की एकल फसल उत्पादन की पद्धति का एक विकल्प प्रदान करती हैं। विशिष्ट कृषि पद्धतियों के संदर्भ में इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो केरल में कुट्टूनाड कल्याणम कीर्ति की पद्धति के समुद्री जल स्तर में नीचे के क्षेत्र में धान की खेती, आपतानी जनजाति द्वारा धान की खेती के लिए मत्स्य पालन। इस तरह की पद्धतियां जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रभावों जैसे तटीय और जलीय द्वीपीय समुद्री जल के प्रवेश को करना है तथा अनुकूलन में मदद करती है। सिंचाई में उदाहरण के तौर पर मेघालय की बांस आधारित ड्रिप सिंचाई में स्थानीय रूप से बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से इन पाइपों के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद 12 झरनों के जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। स्थापत्य कला और आवासन के संदर्भ में देखा जाए तो यह चरम मौसम वाले आपदा प्रवण क्षेत्रों की पारंपरिक स्थापत्य कला वर्तमान जलवायु परिवर्तन के सहने की क्षमता में हमें कई सीख मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की काष्ठ कुड़ी शैली की संरचनाएं एवं घर, कश्मीर घाटी की घर निर्माण की धज्जी, देवारी और ताक प्रणाली, कच्छ क्षेत्र में भूंगा शैली से निर्मित घर। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में जलवायु परिवर्तन के कारण रोगों में संख्या में वृद्धि हो रही है और ऐसे समय में आयुर्वेदिक जैसी चिकित्सा पद्धतियां प्रिवेंटिव चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली में मदद कर सकती हैं। भारत में पवित्र उत्पन्न के बारे में देखा जाए तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अत्यंत संवेदनशील पवित्र स्थल होते हैं, जहाँ परंपरागत कानून और उनके दोहन पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में हिमालय के तलछटी में 133 पवित्र उत्पन्न है। ये पारंपरिक फसल किस्मों औषधि पादपों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। आस्था आधारित स्थानीय संरक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो इनके आसपास रहने वाले समुदाय मछली, कछुआ, हिरण, ब्लैक बक, मोर, पक्षियों जैसे इंडेंजर्ड पशु प्रजातियों की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का बिश्नोई समुदाय ब्लैक बक को काले हिरण को पवित्र मानता है। वर्षा के जल संचयन वाली पारंपरिक पद्धति सूखे के प्रभाव को मदद करती है। इसके संदर्भ में अब आता है कि पारंपरिक ज्ञान का असर देशज और स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ियों के विकसित ज्ञान और प्रथाओं के विश्वास से होता है। तो इसमें ये पारंपरिक ज्ञान की जो शब्दावली का उपयोग किया गया है उसके संदर्भ में उसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जल संचयन की पारंपरिक संरचनाओं के बारे में देखते हैं। जैसे झालरा, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जल संचयन की प्रणाली है जो कि प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से संबोधित होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन आता है। पहला आता है झालरा राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में आयताकार सीढ़ीदार कुओं को झालरा कहा जाता है। तालाब ऐसे जलाशय जिनमें घरेलू और पेयजल पानी का संचय किया जाता है। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में पोखर तालाब, उदयपुर की झीलें। बावड़ियाँ ये अलग प्रकार के सीढ़ीदार कुएं होते हैं जो प्राचीन काल में कभी राजस्थान के शहरों में जल भंडारण के प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा थे। टांका या राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित वर्षा जल संचयन की पारंपरिक तकनीक है। आहार पायन यह दक्षिण बिहार की बाढ़ जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली है। जोहड़ इसके राजस्थान के मिट्टी के छोटे छोटे तटबंध बनाकर वर्षा जल को एकत्र संग्रहित किया जाता है। जिंग से लद्दाख में पाए जाने वाले छोटे आकार के तालाब होते हैं जिनमें ग्लेशियर के पिघल कर जल इकट्ठा होता है। जावो यह नागालैंड में प्रचलित है। इसके तहत जल संरक्षण के साथ वानिकी, कृषि और पशुपालन को अपनाया जाता है। एरी या टैंक जो कि तमिलनाडु की एरी टैंक प्रणाली में भारत की सबसे प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। बावली ऐसी जल संचयन संरचनाओं में से हर कोई जल भर सकता है, इसके संदर्भ में आता है। पारंपरिक
पद्धतियों को अपनाने से संबंधित समस्याएं, जिसमें पहली आती है खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कृषि उत्पादकता में गिरावट होने का जोखिम है। दूसरी आती है वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव होना कि कुछ पारंपरिक पद्धतियों जैसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता में मामले में पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव होना। लुप्त प्राय पारंपरिक पद्धतियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह लापरवाही देखी जाती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव में इसके संरक्षण का नकारात्मक असर पड़ा है। भारत के पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों को दुरुपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें विदेशी कंपनियों को गलत तरीके से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के लिए पेटेंट प्रदान करना जाना चाहिए तथा यह उदाहरण के लिए हल्दी, नीम आदि के उपचारात्मक गुणों का भी पेटेंट होता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो यह सामुदायिक निगरानी, सहभागिता प्रयास, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण और उपयुक्त पारंपरिक पद्धतियों की जानकारी के माध्यम से भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं को अपनाने का आवश्यकता है। साथ ही पारंपरिक ज्ञान को जलवायु परिवर्तन नीतियों को शामिल करने पर भी बल देने की आवश्यकता है। अब आता है पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने हेतु भारत की पहली आती है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। यह पारंपरिक पुस्तकों और वर्णित चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित भारत का समृद्ध पारंपरिक ज्ञान शामिल है। इसका उद्देश्य विश्व भर में पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुचित उपयोग को रोकना और उनकी रक्षा करना है। दूसरा आता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना है जो किसानों को बाह्य इनपुट की खरीद पर निर्भरता से छुटकारा दिलाता है। तीसरा आता है जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जो कि इसका कार्य औषधीय पादपों और कृषि प्रणालियों आदि के बारे में जनजातियों की स्वदेशी पद्धतियों का अनुसंधान और उनका दस्तावेजीकरण करना है। स्वास्थ्य, जो कि सेफ बॉर्डर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर इंडियन नॉलेज बेस सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के संदर्भ में काफ़ी लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट आता है भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की कमी के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था रोड मैप के बारे में कि हाल ही में भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय चक्रीय व्यवस्था रोड मैप को जारी किया गया। इस दस्तावेज को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की आपसी सहमति से तैयार किया गया है। इसका शोधकाल 2020 में घोषित भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र के संबंध में है कि यह दोनों देशों के बीच अनुसंधान और उद्योग को साझेदारी को बढ़ावा देता है। भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने में यह एक रोड मैप का विकास है। रोड मैप के घटक के संदर्भ में देखा जाए कि यह प्लास्टिक के चक्रीय अवस्था का प्रभाव है, जिसमें उत्पादन, पुनर्चक्रण, उपभोग होता है, सक्षम करता होता है। इसमें सहायक अवसंरचना, व्यावसायिक रूप से उपयोगी, जागरूकता और तत्परता, सतत अनुपालन होता है। इसके संदर्भ में 4 आते हैं और इसमें उत्पादन, पुनर्चक्रण और उपभोग का संदर्भ होता है, जिसमें पदार्थ का प्रवाह एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के तौर पर होता है। चलिए तो जानते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और उपभोग की एक संधारणीय मॉडल होता है। इसके अंतर्गत मौजूदा वस्तुओं और उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल होता है। इस प्रकार सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को मुख्य रूप से उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाया जाता है और जब किसी उत्पाद की उपयोग की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसमें उपयोग किए गए पदार्थों या संसाधनों को यथासंभव पुनर्चक्रण के जरिए अर्थव्यवस्था में बनाए रखा जाता है। इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त मूल्यवर्धन होता है। यह मॉडल पारंपरिक रैखिक आर्थिक मॉडल से अलग है। यह ध्यातव्य है कि रैखिक आर्थिक मॉडल टेक मेक कंज्यूम थ्रू पैटर्न पर आधारित है। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप के बारे में देखा जाए तो इसमें प्लास्टिक के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के निर्माण हेतु 7 घटक का उल्लेख किया गया। 7 घटक का उल्लेख किया गया है, जैसा कि अभी दिखाया गया है, जिसमें पहला आता है आपका उत्पादन ऐसी उत्पाद का डिजाइन करना जिसमें आसानी से कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित किया जा सके, जिससे पुनर्चक्रण में कम से कम प्रदूषण उत्पन्न हो, अपशिष्ट विसर्जन को कम किया जा सके, न्यूनतम एडेप्टिव का उपयोग किया जा सके। उपभोग के बारे में कि यह सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करना, लंबी उपयोग अवधि के लिए चयन करना, प्लास्टिक उत्पादों का पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों को खरीदना, पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग या प्लास्टिक को सामग्री के तौर पर कई बार उपयोग करने, लंबे समय तक उपयोग को बनाए रखने, क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग और केमिकल अपसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहता है। वाणिज्यिक व्यवहारिता के संदर्भ में देखा जाए तो यह सर्कुलर इकोनॉमी आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाए, उच्च गुणवत्ता वाले द्वितीयक तथा उपभोग किए जा चुके पदार्थों के लिए बाजार वित्तीय विकसित किया जाए। नेक्स्ट आता है जागरूकता एवं तैयारी में, जिसमें स्कूलों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
इससे अपशिष्ट प्रबंधन को पाठ्यक्रम को हिस्सा बनाया जा सकता है। सहायक अवसंरचना के बारे में कि ऐसे प्लास्टिक उत्पाद जिनकी सहायक उपयोगिता समाप्त हो चुकी है उनके संग्रहण, उन्हें अलग अलग करने, उन्हें ट्रैक करने तथा उनकी गुणवत्ता और महत्व के आकलन के लिए आवश्यक पुनर्चक्रण और डिजिटल अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए। सुसंगत अनुपालन के संदर्भ में देखा जाए तो यह राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, उनका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही इस संबंध में हासिल प्रगति की निगरानी भी करनी चाहिए। भारत में प्लास्टिक के लिए चक्रीय रोडमैप की आवश्यकता क्यों है? पहला आता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या, व्यापकता और जटिलता के संदर्भ में देखा जाए तो यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अलावा किसी भी देश में अधिक है। कई पहलों को लागू किए जाने के भारत टेक मेक वेस्ट की विशेषता वाले रैखिक उद्योग की चुनौती का सामना कर रहा है। आर्थिक लाभ होता है, पारिस्थितिकी लाभ होता है, व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था के उपयोग करो और फेंक दो के चलन के स्थान पर संसाधनों के चक्रीय उपयोग की संस्कृति को अपनाने में सहयोग मिल सकता है। यह बदलाव भावी पीढ़ियों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने के साथ संसाधनों के महत्व देने, पर्यावरणीय देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक प्रतिबद्धताएं जो कि सतत विकास लक्ष्यों के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। प्रस्तावित प्लास्टिक संधि के अनुरूप इसमें अनिवार्यता को पूरा करने के लिए सरकार और उद्योग संघों को मदद मिलती है, जिसमें उम्मीद है कि वैश्विक प्लास्टिक समझौता 2024 लागू होता है। लाइफ जो कि पर्यावरण के जीवन शैली के अनुरूप होती है, जिसकी शुरुआत पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन के रूप में की गई है। इसका प्रमुख घटक संधारणीय उपभोग और उत्पादन होता है। प्लास्टिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के अपनाने के वर्तमान चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो इसमें पहली आती है अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में, जो कचरा बीनने वाले अपंजीकृत कर्मियों के प्रभुत्व वाला अनौपचारिक क्षेत्र प्लास्टिक अपशिष्ट की मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण बाधा या योगदान देता है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। मौजूदा नीतियों के अनुपालन तंत्र होगा जो कि औद्योगिक स्तर पर अनुकूलन की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों को समय समय पर ऑडिट और निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करने वाले कई नियम बनाए गए। हालांकि इन नियमों को प्रभावी कार्यान्वयन में अनेक समस्याएं मौजूद होती हैं। नीतियों में निहित खामियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह ईपीआर नियमों के पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को डिजाइन करने, कम से कम अपशिष्ट की मात्रा उत्पन्न करने वाले पहलुओं को शामिल नहीं। लागत में कि यह प्लास्टिक के स्थान पर प्रयोग होने वाले अन्य विकल्पों की तुलनात्मक बहुत अधिक है। विनियामकी बाधा के संदर्भ में देखा जाए तो यह द्वितीयक कच्चे माल के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं को पुनर्चक्रण के विकल्पों को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विनिमय संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही विशाल अवसंरचना और निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न प्रकार के पॉलीमर की प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी अभी भी चुनौती बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत पॉलीथीन टेरापीथालेट पुनर्चक्रण दर अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। जानकारी और जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए तो यह संग्रहित अपशिष्टों के पृथक्करण के महत्व और इनके परिणामों के साथ घरेलू स्तर पर लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं और इनके जागरूक करने पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और इसके लिए ऐसी प्राथमिक अपशिष्ट सृजनकर्ता की प्रणाली पूर्णतः बाहर रह जाती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने हेतु रणनीति के बारे में देखते हैं कि इसके लिए एक एकल और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना और कार्यान्वयन योजना बनाना, इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना और सभी हितधारकों की पहचान करना और उसे शामिल करना, कार्य योजनाओं के डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के समर्थन हेतु एक तंत्र का निर्माण करना, आपूर्ति श्रृंखला के साथ सीखने की प्रवृत्ति एकीकृत करना, प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी से संबंधित निवेश होना, इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसकी रणनीति रही है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पहला आता है कि 2016 में प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी अपशिष्ट के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड के मालिकों पर अनिवार्य रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू किया गया। दूसरा आता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता वाले एवं उच्च मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली क्षमता सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 2022 में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, बिक्री, उपयोग आदि प्रतिबंध लगा दिए और यह कदम हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग के कारण फैलने वाले प्लास्टिक के कचरे को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके संदर्भ में आता है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट से कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद। और आपको
ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में आपको सेकंड वीडियो मिलेगी जो कि इसका इकोनॉमी का टॉपिक कवर करेगी। धन्यवाद।